नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के संकल्प पत्र के जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल एफ्स्पा यानी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने के वायदे पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। पीएम ने कहा कि एफ्स्पा हटाने का मतलब जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा है। वो इस एक्ट को किसी भी कीमत पर हटने नहीं देंगे। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या कुछ है। आप एफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि एफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब एफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा है कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम ने कहा मायावती की इस सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया। दरअसल यूपी के देवबंद में रविवार को महागठबंधन की संयुक्त रैली में बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मुसलमानों को बार बार सचेत करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को बंटने नहीं दे। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके। सहारनपुर में मुस्लिमों से वोट मांगने पर पीएम मोदी ने तंज कसा उन पर। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है। लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। तो बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। इस इंटरव्यू को न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने लिया है।
और अब खबर लखनऊ से है। देर रात लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अवध के 16 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की है। बैठक में अमित शाह ने इन क्षेत्रों में भाजपा के चुनावी अभियान का आकलन किया और हर हाल में सभी सीटें जीतने के लिए पार्टी नेताओं को मंत्र दिया। साथ ही गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही और घोसी के प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी हुआ। रंजना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, क्या कुछ मंथन के बाद निकला? देखिए, लगभग 11 बजे करीब अमित शाह यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद 12 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई और काफी देर तक 2-3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। और इस तरह से जो है जो यहाँ की 16 लोकसभा सीटें हैं अवध क्षेत्र की, उसको लेकर के जोरदार मंथन हुआ। और उसमें अमेठी, क्योंकि राहुल गांधी वहां से हैं, उस पर फोकस किया गया और 15 का लक्ष्य रखा। सूत्रों की बात करें तो इसमें अध्यक्ष ने, बीजेपी अध्यक्ष ने, कि 15 सीट तो कम से कम अवध क्षेत्र से चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के सामने ये लक्ष्य रखा। और उसके बाद जो तैयारी हुई पूरी, वो पूरे यूपी को लेकर के थी, किस तरह से मैसेज पहुंचाया जाए और अपना, और किस तरह से बीजेपी 74+ का आंकड़ा जो लेकर के टारगेट चल रही है उसको पूरा करे। तो देर रात तक मंथन चली है और इसमें जो अवध क्षेत्र के साथ साथ जो अभी तक जिससे शासित तय नहीं हुए हैं, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, इस तरह की जो सीटें हैं, जौनपुर, उन सब सीटों पे भी गहन मंथन हुआ। और उम्मीद की जा रही है कि आज जब यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, उसके बाद इन सीटों पे भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जो प्रवीण निषाद है, जो शामिल हुए हैं बीजेपी में, और जो प्रताप राजभर हैं, इन लोगों के भी सामंजस्य को लेकर के चर्चा हुई कि आखिरकार इन लोगों को कैसे सामंजस्य किया जाए और कहाँ पे इन लोगों को क्या किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्टी ने, अध्यक्ष ने अपनी फाइनल रणनीति जो है बनाई एक तरह से यूपी को लेकर के आज। और आज 8 से 9 के बीच माना जा रहा है कि वो तेलंगाना के लिए निकल जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बिल्कुल फोकस किए हुए यूपी पे, और उनका टारगेट है यूपी में 74+। और अवध क्षेत्र के लिए उन्होंने टारगेट दिया है कि 16 में से 15 सीटें तो आनी ही चाहिए। जी, और आपने जिक्र किया अमित शाह के आज के कार्यक्रम का, उससे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। आपने तेलंगाना में उनके होने का जिक्र किया। जी, ये खबरें आ रही है कि वो यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। पहले कल कहा जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं जाने से पहले, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। और ये कहा जा रहा है कि वो 8 से 9 के बीच में वो तेलंगाना के लिए निकलेंगे, क्योंकि उनको वहाँ जाना जरूरी है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो उनका कार्यक्रम काफी बिजी शेड्यूल है। सुबह दिल्ली में घोषणा पत्र जारी होने के बाद कल एक बार तो कयास लगा कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी 11 बजे रात को यहाँ पहुंचे। उसके बाद 3 घंटे वो बैठक लेते हैं और सुबह फिर जो है उन्हें निकलना है। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस की अभी तक सूचना नहीं आई है, लेकिन हाँ, वो कहा जा रहा है कि वो यहाँ से 8 से 9 के बीच में निकल जाएंगे लखनऊ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 शहरों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम बरेली, मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं। आज 3 जगहों पर वो रैलियां करेंगे। दरअसल पहले चरण का जो मतदान है, 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है 8 सीटों पर, उसका प्रचार प्रसार आज शाम को 24 घंटे पहले जो होता है वो थम जाया करता है। तो आज थम जाएगा। तो ज्यादातर पार्टियों की कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंचे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वोटों की अपील करें। और इस वजह से भी आप देखेंगे तमाम लीडरान जो हैं उनके बहुत बिजी शेड्यूल है। कोशिश यही है कि कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा जगहों तक लोगों तक पहुंचा जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी का रोड शो चिल्काना रोड, गोलकोची होते हुए कुतुबशेर तक जाएगा। इस दौरान प्रियंका कांग्रेसियों में ऊर्जा का संचार करने के साथ ही चुनाव में अपने प्रत्याशी का माहौल मजबूत करने का प्रयास भी करेंगी। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रियंका गांधी आज अभी हमने जैसे कि जिक्र किया
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का उनका प्रोग्राम आपको जो है वो बताया, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और क्योंकि फर्स्ट जो फेज है उसकी वोटिंग होनी है 11 तारीख को यानी कि परसों, तो कोशिश जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। उसी में आज की अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में आज रोड शो करेंगी, क्योंकि शाम तक का ही वक्त है। कल मौसम खराब होने की वजह से जो है उनका पश्चिमी यूपी का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाया था, लेकिन आज पूरी कोशिश होगी कि कल की कसर और आज की जो कोशिश है लोगों तक पहुंचने की उसको बेहतर तरीके से निभाया जा सके। धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है और इन सब के बीच प्रदेश के बड़े नेता कैसे अपना दिन मैनेज करते हैं, देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारे सहयोगी राजीव की बातचीत। आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने आवास से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जहां से अब वो इस हेलीकॉप्टर के जरिए अपने अगले पड़ाव डुमरियागंज पहुंचेंगे, जहां वो आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हम लोग भी इस हेलीकॉप्टर से चलेंगे और देखेंगे कि क्या उनकी रणनीति रहती है और आगे के प्रोग्राम उनके क्या रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपनी पहली जनसभा जो कि डुमरियागंज में होनी है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि सर जो ये चुनाव है, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, विपक्ष अलग अलग और मिलकर केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, मोदी हटाओ। और मोदी जी और बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि भ्रष्टाचार हटाओ, महंगाई हटाओ और आतंकवाद को हटाओ और एक समग्र विकास की जो गति तेजी पकड़ी है पूरे भारतवर्ष में वो और तेज हो, लोगों की आमदनी बढ़े और गरीबी की रेखा से ऊपर लोग अपना जीवन यापन कर सकें। और ख़ासतौर से हमारा जो विकास का एजेंडा है, पिछले बार 75% से ऊपर की राशि जो केंद्र सरकार है उसने उसका बजट तैयार किया था। कि आपने कहा जो सपा बसपा के राष्ट्रभक्त हैं वो इस बार बीजेपी का समर्थन करेंगे और यही कारण है कि सपा बसपा लगातार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप राष्ट्र प्रेम को लेकर, सेना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अभी कांग्रेस का अगर आप एजेंडा पढ़िए, घोषणा पत्र, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि 1971 में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में चीन पे हमने और पाकिस्तान पर 1971 में हमने जो है वो विजय प्राप्त करी, चीन का युद्ध किया और 71 में पाकिस्तान पर हमने विजय प्राप्त करी कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में। और फिर वो इंदिरा जी का उल्लेख करते हैं और उसके बाद वो समय समय पर विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व का उल्लेख करके सेना का उल्लेख नहीं करते। आप सेना की शौर्य का उल्लेख नहीं करते। मोदी जी ने तो 1000 बार कहा है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम को हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो कुल मिलाकर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। और अब आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को डेन के चैनल नंबर 341 पर भी देख सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।